जी हाँ, मैं इस समय मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था जी। नकुल यादव जी हाय भैया। तो हम सब लोग मिल कर के बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं सॉल्व करने हुए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग लाइक भी करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और हम यही चाहते हैं कि चलिए यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो परीक्षा की ध्येय से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखते देखते पता नहीं कितने प्रश्न होते हैं जो हम लोग कभी पढ़े नहीं होते हैं ना, वो सब कुछ चीज़ भी यहाँ पर मिल जाता है। जी आशुतोष निषाद भैया, नमो नमः भैया। और देखिए यहाँ पर ये इसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है, और हम लोग अगर व्यवस्थित रूप से देखेंगे समझेंगे तो शायद हम लोगों को जी 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 ज़मीन पर है इस समय। जी भैया ऋषिराज जी, आपको भी भैया सेम टू यू, आप जो कहे हैं आप लोग, आपको भी वही चीज़। जी भैया, तो स्टार्ट करें हम लोग सभी लोग मिल करके, और जो प्रश्न है फटाफट देखेंगे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट हो जाए। ये क्लास कौन है? दिशानी। दिशानी, ये जो साहित्य की क्लास है वो शायद मैं जो है जो रचना है और सबकी क्लास मैंने सब कुछ कर दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू जी अजय यादव जी, थैंक यू भैया। तो चलिए बिना देरी किए नंबर 1 प्रश्न है। ये प्रश्न हम लोगों को क्या कहना चाहता है, यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 कहता है, इधर हम खड़े हो जाते हैं आप लोगों को जिससे दिक्कत ना हो कोई। जी जी नमस्ते भैया सभी लोगों को। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो उसके लिए मैं हूँ। अभी लास्ट में हर एक तरीके से बातचीत हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे सतीर्थ, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है सतीर्थ का अर्थ क्या है? सतीत्व होगा क्या? तीर्थ के योग्य होगा क्या? इधर लिखा है तीर्थ सहित होगा क्या सहपाठी होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, शायद आप लोगों में से हम लोग अगर दिमाग उमाग कुछ लगाएंगे तो बहुत नहीं बी नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहें कि जो अंबिका दत्त व्यास जी ने शिवराज विजयम लिखा है, सभी लोग पढ़ो, सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी, जी जी डी इज द राइट आंसर होगा। तो ये सतीर्थ का अर्थ जो होता है वो होता है सहपाठी होता है, और ये बताया है अंबिका दत्त व्यास ने। किसने बताया है? अंबिका दत्त व्यास ने। और कहाँ बताया है? कहाँ बताया है? तिन्होंने अपनी पुस्तक किसमें बताया? शिवराज विजयम में। किसमें बताया? शिवराज विजयम में बताया है। तो अंबिका दत्त व्यास की जो कृति है शिवराज विजयम, उसके प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में इन्होंने बताया है कि हाँ ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विजातीय है? उलूकः, उष्ट्रपक्षी, कुक्कुटः या दाडिम? तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि यहाँ पर कौन है ऐसा कि जो विकल्प जो है कि, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी भैया राम राम आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर डी जो होगा, दाडिम माने अनार होता है, और आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो कहा गया उलूकः माने उल्लू होता है, और उष्ट्र पक्षी का मतलब शुतुरमुर्ग होता है, और कुक्कुट माने मुर्गी होती है। तो ये सब आपके सब ये पक्षियों के नाम है, और जो डी है ये आपका फल का नाम है। तो विजाति जो हो जाएगा वो दाडिम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? करें कि प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न बोल रहा है कि उद्देश्य नहीं है। ये पूछना क्या चाहते हैं? उद्देश्य नहीं है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? या छात्रों के सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? सी कह रहा कि छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, क्या ये उद्देश्य नहीं है? या छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, कि ये सही नहीं है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर गद्य शिक्षण का है कि छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, ये आपका शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, और सब कुछ होता है।
और आप लोग जानते हैं कि जो अभिनय कला का प्रतिपादन होता है वो साहित्य में नाटक के मंचन या शिक्षण से किया जाता है। तो जो छात्रों में अभिनय का विकास करने की बात, कला का विकास है, ये गद्य शिक्षण में नहीं है। गद्य शिक्षण के अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो मैं थोड़ा सा अगर आप लोग जानना कोशिश करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि छात्र शब्द भंडारण कोशागृहम जिसे बोलते हैं, और छात्र सूक्ति भंडारम, स्पष्ट लेखनी और शुद्धोच्चारण, ये सब चीज हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि छात्रों का उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। श्यामपट्ट का, फ्लैश कार्ड का, टेप रिकॉर्डर का, रेडियो का। फ्लैश कार्ड को ही पोर्टफोलियो बोला जाता है। नहीं, किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग चलिए बताएं, आप लोग इसमें कौन सही हो जाएगा, आप लोग बताएं, जल्दी से बताएं। ए इज द राइट आंसर। जी जी, सभी लोग सही है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करें कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होती है, केवल लिखित, दूसरा शास्त्रार्थ, केवल मौखिक, लिखित एवं मौखिक दोनों। तो सभी लोग बता सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग बता सकते हैं 68 का। कारण कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की प्रणाली, परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी तो ये केवल मौखिक हो उपयुक्त मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? मौखिक। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तर्क भाषा के अनुसार 16 पदार्थ होते हैं। ये 16 पदार्थ जो होते हैं उसी के अनुसार छात्रों में परीक्षा प्रणाली उपयुक्त कैसे होगी, जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रस्तान। ये सब जब जो आपके होते हैं ये सब होते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग चलते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि तर्क भाषा के अनुसार इधर आप लोग बताएंगे तर्क भाषा के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी होती है, तो सभी लोग जानते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, ग व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, कुसुम व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, सभी लोग बताएं। अगला सभी लोग बताएं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन नहीं, उष्म व्यंजन भी नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, करें कि मनीषा में कौन सी संधि होगी? मनीषा में अचोन्त्यादि टी सूत्र के अनुसार स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर वर्ण होता है उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। मनस धन ईशा हो जाएगा, और अस की टी संज्ञा और लोप हो जाएगा तो मन धन ईशा बन जाएगा, तो यही मनीषा बन जाएगा। डी नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा पर रूप संधि। क्या हो जाएगा?
पर रूप मन, देखिएगा ये आपका हो जाएगा मन धन ईसा, ईसा। तो देखिएगा ये आपका टी संज्ञा होकर के बड़ी की मात्रा न के ऊपर बैठ जाएगी, तो यही आपका बन जाएगा मनीषा। और जब ये मनीषा बन जाएगा तो भाई पूर्व वर्ण के अनुसार हो अपने आप को कर लेना ही, पूर्व वर्ण के अनुसार अपने आप को कर लेना ही क्या कहलाता है, पररूप कहलाता है। तो शायद आप लोग समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे पूछ रहा है पावकह में कौन सी संधि होगी, तो पाव बताइए, पावकह में तो पहले संधि बता दो आप लोग, पहले पावकह में संधि बता दो आप लोग। पौधन अक होगा जी, जी जी सही बताए हैं। और इसमें कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो यहाँ पर विच्छेद पूछ रहे हैं, तो ये पौधन अकह हो जाएगा। पावका में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि, पौधन अकह हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहे हैं पीताम्बर में कौन सी, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोग अगर बताएं तो बता सकते हैं। सही, आप लोग बताएं। पीताम्बर संस्कृत, देखिए संस्कृत में अगर करके ऐसे पूछेगा, सही है, अगर संस्कृत में ऐसे पूछे पीताम्बरः और पूछे पीताम्बरम, दोनों में बड़ा अंतर है। ये पीताम्बरम आपका कर्मधारय समास है, पीताम्बर है आपका बहुव्रीहि समास है। पीताम्बरः करके पूछेगा तो बहुव्रीहि समास होगा, और पीताम्बरम करके पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पीताम्बरम आपका कर्मधारय समास, पीताम्बर बहुव्रीहि समास। यहाँ पर पीताम्बर सीधा करके पूछा है, तो यहाँ पर आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे। अगला चलते हैं, शरीर के किसी भी अंग में कौन में विकार हो तो कौन सी विभक्ति होगी। अभी आप लोग पढ़े हैं सभी लोग, मेरे दोस्त लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, देख रहे हो आप लोग भी देख रहे हो, शेयर कर दो भाई, हमारा भी काम बना दो, ठीक है भैया, फटाफट कर दो, हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर अभी मैंने बताया है कि शरीर के किसी भी अंग में कोई भी विकार अगर उत्पन्न हो जाए तो कौन सी विभक्ति होगी। अभी जस्ट आप लोग पढ़े, सूत्र होता है ये नांग विकार है, और किस विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति का है। क्लियर हो गए, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो सभी प्यारे दोस्त मेरे। अच्छा अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा यहाँ, देखिएगा रट डाल रहे हो, पूछेगा क्या, जहां से पूछेगा तो सब कुछ आएगा आप लोगों को। आई बात समझ में, देखने से फायदा है। रात भर कल सोइएगा लेकिन दिन में कोई पढ़ाता नहीं, रातें में सब लोग पढ़ाते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त देखेंगे उतने लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। कह रहे कि स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो स्वस्थ माने होता है कल्याण करना, स्वस्थ माने क्या होता है, कल्याण करना। राजू रतिया उमाकांत अब गावनवा सुनाए दे, पहले गनवे चलत है, पहले पढ़ लो कुछ। स्वस्थ के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः स्वस्ति स्वाहा बसटलम योगाच्च, चतुर्थी विभक्त का सूत्र होता है। ऊपर शरीर के किसी भी अंग में कोई विकार अगर आप लोगों को दिख जाएगा तो तृतीय विभक्ति काम करती है वहां पर, और उसके बाद सूत्र होता है ये नांग विकार है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि प्रध्यम किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय का, तृतीय का, पंचमी का, सप्तमी का। जो प्रध्यम लिखा गया है तो आप लोग जानते हैं कि जब बालकम, बालकम क्या है, रघु यादव जी मैं जौनपुर से हूं भैया, जौनपुर से हूं, ओके ओके। यहां पर आप लोग प्रध्यम पूछा रहा है, अच्छा आपसे मैं पूछ लूं बालकम किस विभक्ति का रूप है, बालकम, बालकम किस विभक्ति का रूप है, तो सभी लोग बताएंगे द्वितीय। तो प्रध्यम किस विभक्ति का रूप होगा, प्रथमा का नहीं होगा, ये भी आपका द्वितीय का होगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रध्यम लिखा है, बालकम। ठीक है तो मुलाकात करो, जौनपुर से हो, नंबर तो आप लोगों को पता ही है मेरा। हो गोमती नदी के किनारे, इसका मतलब जानते हो, चलिए कोई बात नहीं।
संदीप कुमार जी आकर के पढ़ लो डायरेक्टली। चलिए जी, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि मालायाम किस विभक्ति का रूप है? मालायाम आप लोग अगर जाएंगे समझेंगे तो आप लोग माला शब्द, माला होती है, होता है, ये जो मालायाम लिखा गया ये रमा, अगर रमा का रूप आप लोगों को याद है तो आप लोग माला का रूप पढ़ सकते हैं। तो रमायाम आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है, तो मालायाम भी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सप्तमी होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्लियर हो गए? सप्तमी विभक्ति एक वचन मालायाम, रमा का रमायाम होता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वह अलंकार होता है। तो कौन होता है? जहां पर देखिएगा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो तो वहां पर आप लोग जानते हैं मन मानहु जन जानहु, मन मानहु जन जानहु। जैसे मनहु नील मणि शैल पर आपत परयो प्रभात, तो मन मानहु जन जानहु। तो आप लोग जानते हैं जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। सी रूपक अलंकार नहीं होता है। देखिएगा मैं थोड़ा सा बताऊं, उपमा अलंकार का मतलब होता है मान लिया जाए, मान लिया जाए। जैसे नवल श्याम कोमल शरीर, ये आप सुने। और उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां पर संभावना व्यक्त किया जाए। रूपक का मतलब ये होता है कि पूर्व पद को उत्तर पर, उत्तर पद को ही पूर्व पद मान लिया जाए, ये चीज होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण को कमल ही मान लो। तो यहाँ पर संभावना कह रहे हैं, तो यहाँ पर संभावना का मतलब है कि जहाँ पे संभावना किया जाता है वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करें, उपान्यधांगवश सूत्र है किस विभक्ति का? मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को विभक्ति पढ़ा रहा हूं तो पूछने पर आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग बताएं। हमारे घरे का आई भैया मार बियाहो तो ना पराबा। बहुत अच्छी बात है, निशांत शुक्ला बोल दिए भैया। चलिए चलिए यहाँ पर बताइए, उपान्यधांग वश किस विभक्ति का सूत्र है? तो ये उपान्यधांग जो वश सूत्र है ये आपका किस विभक्ति का है? तो कर्म कारक का है, द्वितीय विभक्ति में मिलता है। और उपान्यधांग वश में 4 उपसर्ग है, उप है, अनु है, अधि है और उसके बाद आ है। इन चारों उपसर्गों के बाद आप वश धातु का प्रयोग करेंगे तो क्रिया के आधार पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उपान्यधांग वश जो सूत्र है वो द्वितीय विभक्ति का है। करें कि पठ धातु का लट लकार, लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अपठन, अपठत, अपठः, अपठतम। तो क्या होगा आप सभी लोग बताएं, इसका क्या होगा? आप सभी लोग बताएं, पठ धातु का मध्यम पुरुष लग क्या होगा? तो आप सभी लोग अगर बताने की कोशिश करेंगे तो डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अपठः होगा। आप रूप पढ़ते हैं अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। तो मध्यम पुरुष का जो होगा वो सी अपठः हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कन की ब्रू धातु की विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा? ब्रू धातु की, आई बात समझ में? ब्रूयातम होगा। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ब्रूयातम होगा। फटाफट मैं बताते चलता हूं, आप लोग देरी बिना किए हुए। ब्रू धातु का जो विधिलिंग का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा वो क्या होगा? ब्रूयातम होगा। क्लियर हो गए? अगले की तरफ चले, आप रहिए, अच्छा लग रहा है, देखिएगा। थैंक यू। वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वैक्रम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? अड़, इमनिच, ठक या इया लिखा गया है। आप लोग अगर समझ के बता सकते हैं तो बता सकते हैं, नहीं समझ के बता सकते हैं तो यहाँ पर अड़ प्रत्यय लगा हुआ। वैक्रम में कौन सा प्रत्यय है? अड़ प्रत्यय है। अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? सभी लोग जानते हैं कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति होती है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए
कि कर्म, देखिए कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया। ये भी अगर प्रश्न बन जाए कि भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो भाववाच्य के कर्ता में भी आपकी तृतीया विभक्ति होती है। और एक चीज पूछ ले कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो करण कारक में भी आपकी तृतीया विभक्ति होती है। 3 जगह तृतीया विभक्ति होती है। कौन कौन से? कर्मवाच्य के कर्ता में, भाववाच्य के भी कर्ता में और करण कारक, तीनों में तृतीया विभक्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है, कह रहे कि आमंत्रयस्य सहचरम का क्या अभिप्राय होगा? सहचर से मिल लो, सहचर को छोड़ दो, सहचर से बात कर लो, सहचर से विदा ले लो। तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है आमंत्रश, देखिएगा आमंत्रयस्य सहचरम का अभिप्राय सहचर से विदा ले लो। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा वो होगा सहचर से विदा ले लो, इसका यही अर्थ होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने किस रीत से अपने काव्य की रचना की है? वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। तो यहाँ पर हम लोगों को, सभी लोगों को बता देना है कि ये जो बाणभट्ट की जो रीति है काव्य शैली की, वो पांचाली है। क्या है? फटाफट जान लो, पांचाली है। बाणभट्ट की कौन सी है? पांचाली है। और बाणभट्ट के काव्य में अल्प समास शैली, दीर्घ समास शैली, समास रहित शैली, ये 3 प्रकार की शैलियां प्राप्त होती हैं। और रीत की दृष्टि से बाण ने पांचाली रीति का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप लोग जान जाइएगा कि बाणभट्ट जो अपने काव्य की रचना की है वो पांचाली से। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? आख्यायिका है कि इतिहास है, कथा है कि आप लोग जानते हैं कादम्बरी कथा मुखम चंपू है। तो क्या है? आप इंटर में जितने लोग पढ़े होंगे तो सभी लोगों को पता होगा कि कादम्बरी क्या है। बताएं सभी लोग, कादम्बरी क्या है? कादम्बरी क्या है? तो मेरे सभी दोस्त बताएं। तो कादम्बरी आपकी किस प्रकार की रचना है? तो ये कादम्बरी आपकी कथा है। कादम्बरी कथा मुखम नाम है। चलिए अगले प्रश्न, क्योंकि आप लोग जानते हैं कादम्बरी कथा में इंटर में चलती है ये ऐसे करके। क्लियर? अगले में चलें। अपने में होगा है? अपना ग्रुप, ठीक है। अगला प्रश्न है, शकुंतला की सखी कौन थी? गौतमी, मालविका, निपुणिका, अनुसुईया। बताएं, शकुंतला किसकी सखी थी? अनुसुईया और प्रियंवदा 2 थी। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रियंवदा नहीं लिखा गया, अनुसुईया लिखा गया, तो अनुसुईया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि बाड़स्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने कि जयदेव ने, और उसके बाद मल्लिका नाथ ने, फिर कृष्ण कवि ने। तो किसने कहा है? तो हम लोगों को बताना है यहाँ पर कि बाड़स्तु पंचानन सूक्ति किसने कहा है। तो आप लोग जान लो आज के बाद मेरे दोस्तों, इसको कहने वाले चंद्रदेव जी हैं। कौन है? चंद्रदेव जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? कादम्बरी का जो प्रधान रस है दोस्तों, फटाफट बता देता हूँ, श्रृंगार रस है। कादम्बरी कथा मुखम का जो रस है वो श्रृंगार रस है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अक्षतः, दारः, लाजः, वर्षा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि शुद्ध क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर आपका शुद्ध जो हो जाएगा वो दारा हो जाएगा। ये अक्षतः, लाजः, वर्षा, ये आपके सभी बहुवचन में होने चाहिए थे। और अमर कोश में कहा गया कि ये सब अगर कभी भी प्रयोग हो जाए तो ये सब लोग, तीनों लोग जो है बहुवचन में प्रयोग होंगे, लेकिन यहाँ दारा है। ये लाज जो है बहुवचन, वर्षा भी बहुवचन, और अक्षत, ये तीनों अमर कोश में कहा गया है कि बहुवचन में प्रयोग होते, लेकिन यहाँ पर सबका एक वचन बना दिया गया है, इसीलिए ये सब गलत हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पर जो दारा लिखा गया ये इसलिए शुद्ध क्योंकि ये एक वचन में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग? मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग जान दो, मंदाक्रांता,
इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? मंदा का क्रांता का छंद का प्रयोग किया गया है। और ये मालिनी भी नहीं है, शार्दुला विक्रीडितम नहीं है, लेकिन इसका मंदा क्रांता इसका सत्य है कि जो मेघदूतम कालिदास की रचना है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मंदा क्रांता का किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? ये चलिए आप लोग, ये दिया गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देवमिति का पुरुषा वदंती दैवम नियत्य कुरुपौष। ये आप लोग देख करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम प्रश्न डायरेक्टली सॉल्व करवाते हैं। और आप लोग न ही सुबतस्य सिंहस्य। अब आप लोग बताइए अभ्यास का क्या अर्थ है? स्मृति, संशय, साक्षात्कार, ये तो यहाँ अध्यास का मतलब उसके इनमें से कौन सा विजाति शब्द है? चलिए बताइए। ऊर्णनाभः, उष्ट्रः, कुक्कुरः, कुरंग। तो आप सभी लोग अब यहाँ पर बता सकते हैं। सभी लोग बताइए इनमें से विजाति। ऊर्णनाभः, उष्ट्रः, कुक्कुरः, कुरंगः। तो यहाँ पर आप लोग अगर बताना चाहेंगे तो आप सभी लोगों को आ जाएगा कौन सा है? ऊर्णनाभः। आई बात समझ में? और आप लोग जानते हैं ऊर्णनाभ अन्य विकल्प से भिन्न है क्योंकि इसका अर्थ मकड़ी होता है। शेष सभी जानवरों के नाम है। ऊर्णनाभ माने मकड़ी होता है। ये आपका जो है ये इसका मतलब मकड़ी होता है। ये उष्ट्र, कुक्कुर और ये सब का जो है आप लोगों का कुरंग माने होता है हिरन। इसका मतलब होता है कुरंग माने हिरन होता है और कुक्कुरा माने कुत्ता होता है। और आप लोग जानते हैं कि उष्ट्र माने ऊंट होता है। तो यहाँ पर सब पक्षी हैं और जो ऊर्णनाभा होता है इसलिए वो आपका विजाति पद है क्योंकि उसका मतलब मकड़ी होता है। क्लियर हो गए आप लोग? अगले प्रश्न की कह रहे कि भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक पक्ष, भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक पक्ष क्या हो सकता है? तो नंबर 1 कह रहे हैं कि बोलना कौशल पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की प्रवृत्ता पर जोर देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, भाषाई संरचनाओं के ज्ञान पर बल देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संप्रेषणात्मक पक्ष पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक जो पक्ष होता है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित और सांकेतिक और प्रतीकात्मक माध्यम से होता है। तो अब आप लोग समझ लग सकते हैं कि आप लोग संप्रेषण में क्या करते हैं? संप्रेषण में अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसमें? संप्रेषण में भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो प्रयोग की प्रवृत्ता नहीं हो सकती है। मातृभाषा का प्रयोग निषेध, ये भी गलत चीज है। भाषाई संरचनाओं के ज्ञान पर बल देता, ये भी गलत है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बोलना कौशल पर बल देता है। संप्रेषण में माने आप लोग क्या करते हैं? भावनाओं और विचारों को इधर से उधर आप लोग जो है प्रेषित करते हैं। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करें कि बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। करें कि बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। नंबर में आपस में बातचीत करना, क्या इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कि सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, या सुनकर लिखना, या कथा सुनना? तो ये कह रहे हैं कि क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बोलना कौशल? तो यहां पर आपका क्या हो सकता है? आपस में बातचीत। ए इज द राइट आंसर। जी, जितने लोग ए बता रहे हैं सबका राइट आंसर हो जाएगा, आपस में बातचीत करना। ऊपर जो पूछ रहा है उसी का उत्तर करें। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी होती है? तो मम्मट के अनुसार अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि काव्य के कितने प्रयोजन है तो आप लोग हमेशा बताइएगा 6। मम्मट के अनुसार कितने? 6। नंबर 1 काव्यम यशसे, दूसरा है अर्थकृते, तीसरा है व्यवहार विदे, चौथा है शिवेतरक्षयते, 5वां है संध्यः परिनिवृतये और उसके बाद है कांता सभित तयोगपदेश युजे। तो यही 6 उनके अनुसार, मम्मट के अनुसार प्रयोजन की कितनी संख्या बताई गई है? 6 बताई गई है। अगला क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अगले प्रश्न की तरफ करें कि गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। गवेषणा, गवेषणा का क्या होगा? जल्दी बताएं।
गवेषणा का क्या होगा? गोधन एषणा। जी सी नहीं होगा, गवधन एषणा नहीं होगा। आ और ए मिलके आय बना लेंगे, गवई सड़ा हो जाना चाहिए, वहां पर गवेषणा है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि गो शब्द के बाद कोई भी स्वर आता है तो गो ओ के लिए औ आदेश दे देगा ना, तो यही गो ओ बराबर औ होता है। क्या होता है? अयादि संधि में जब आप लोग जाएंगे तो ओ बराबर क्या मिलता है? ओ बराबर हम लोगों को अव मिलता है। क्या मिलता है? अव मिलता है। तो यहाँ पर गो कर देंगे तो गो गव हो जाएगा, और वह पे एक ही मात्रा लगा देंगे ए, और इधर शड़ा बचा है तो यही हो जाएगा गवेषणा। गवेषणा में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है, और इसका जो राइट जो विच्छेद होगा वो गोधन एषणा हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। करें नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो नयन में अयादि संधि है और यहाँ पर दिखेगा अय बन रहा है, तो यही आपका बन जाएगा, जो राइट आंसर होगा नेधन अन हो जाएगा, यही आपका नयन हो जाएगा। क्लियर हो गए आप लोग? इसमें अयादि संधि होगी और नेधन अन होगा। करें किन सखा में कौन सा समास है? ये पूछ रहे हैं किन सखा। किन सखा में कौन सा समास है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा समझेंगे, किन सखा का अर्थ होता है बुरा मित्राक्षेप या आक्षेप। ठीक है, के अर्थ में किम शब्द का शुबंध के साथ जब समास होता है तो किम प्रभु, बुरा स्वामी, जैसे किम प्रभु, तो यहाँ पर किम सखा पूछ रहे हैं, तो जिसका मतलब होता है बुरा मित्राक्षेप। यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा मेरे दोस्तों? कर्मधारय समास हो। जैसे किम प्रभु बुरा स्वामी, किम प्रभु माने बुरा स्वामी, किम सखा का मतलब बुरा मित्राक्षेप, बुरा मित्र, किम सखा बुरा मित्र, मित्र कैसा है, सखा कैसा है, बुरा है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास बन जाएगा, चाहे किम प्रभु पूछे और चाहे आपसे कभी भी दोस्तों पूछे। चलिए, तो थोड़ा सा और मजे लेकर के हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके वाइड करें? नख भिन्ना में समास होगा। नख भिन्ना में तृतीय तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लो। नख भिन्ना में कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गए? नखेन भिन्न हो जाएगा, नख भिन्ना में नखई भिन्ना। ठीक है, क्लियर हो गए ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? एनांग विकार, अच्छा सह के योग में एनांग विकारा नहीं होती है भैया। सह के योग में आप लोग यहाँ पर करें कि सह के योग में कौन सी विभक्ति काम करती है? तो सह के योग में आप लोगों को तृतीय विभक्ति। सूत्र होता है सहयुक्त या प्रधाने। क्लियर हो गए? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले में कह रहे हैं कि अगला है कि पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियां कितने सर्गों में विभक्त है? पाणिनीय शिक्षा में कितने सर्गों में विभक्त है? तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाएगा तो बी इज द राइट आंसर। 5 वर्गों में विभाजित हो गई है पाणिनीय। अगला चलते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? अलंकार तो आप लोग अगर आप लोग नहीं जानते हो तो जान लो, उनका नाम है भामह। क्या नाम है इनका? भामह नाम है। और काव्य अलंकार ही अलंकार शास्त्र की प्रथम व्यवस्थित रचना भी मानी जाती है दोस्तों। तो आचार्य भामह जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यही आचार्य प्रवर्तक भामह जी को माना जाता है। अगला सूत्र आप लोग बताएंगे। मैं अभी जस्ट इसके पहले पढ़ाया है कि अभिनिविष्य सूत्र किस विभक्ति या किस कारक से संबंधित है? तो उसका नाम है कर्म कारक से, और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति में ये चीज हम लोगों को मिलता है। क्लियर हो गए? अगला आप लोग बताएंगे प्रश्न जो है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या का रूप है? तो भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होता है वो दोस्तों हम लोगों का होता है भवति, भवतः, भवंती। आपका ये भवति सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लंग लकार सूचक है वर्तमान काल का, भविष्य काल का, भूतकाल, आज्ञार्थ लकार का। तो आप लोग बताएं, आप लोगों का लंग लकार सूचक जो होगा वो कौन होगा? जल्दी बताएं। लंग लकार माने होता क्या है? जल्दी बताइए। ज्योति वर्मा डी बोल रहे हैं, डी नहीं होगा जी। भूतकाल, कनक वर्मा सही बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। अरे ले लिया, नाम ले लो सर। उमाकांत नाम ले लिया बाबू, नाम ले लिया। भूतकाल का
लंग लकार किसके लिए होगा? भूतकाल के लिए। आज्ञा के अर्थ में होगा लोट लकार। भविष्य काल के लिए लृट लकार। वर्तमान काल के लिए होता है लट लकार। और एक बचा है जो जिसका नाम है लृट लकार। लृट लकार माने भविष्य काल। तो 5 लकार मुख्य रूप से आप लोगों को जानना है। अगले में चलते हैं। देय में कौन सा प्रत्यय लगा है? देय में तो आप लोग जानते हैं दा धातु में यत प्रत्यय लगने से देय बनता है। आई बात समझ में? दा धन यत, दा धन इड़ हो जाएगा, फिर उसके बाद यत ड़ और त का लोप हो जाएगा, दा धन ई धन यह हो जाएगा। तो यही दकार के दीर्घ में आकार आ जाता है, तो फिर उसके बाद ई होने पर गुण आदेश हो जाता है, तो यही आपका देय बन जाएगा। आई बात समझ में? तो यही आपका कौन सा ही होगा? तो इसमें देय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यत प्रत्यय लगा हुआ है, इसीलिए देय बन जाता है। क्या बन जाता है? देय बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मवाच्य संभव है सकर्मक, अकर्मक में, केवल अकर्मक में, केवल सकर्मक में, उपर्युक्त सभी में। तो मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया भी था। तो मेरे दोस्त जितने लोगों ने अभी जस्ट देखा होगा इसके पहले, तो आप लोगों को मैं बताया था वाच्य परिवर्तन द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र था कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। उसी सूत्र में मैंने व्याख्या भी किया था और बताया भी था आप लोगों को क्या हो सकता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा राइट आंसर होगा? जी, जितने दोस्त मेरे बता रहे हैं बी इज द राइट आंसर। जितने मेरे दोस्त बता रहे हैं बी, तो ये एकदम राइट आंसर है। कर्मवाच्य जो बनता है आपका, जो कर्मवाच्य बनेगा वो आपका केवल सकर्मक में बनता है, और न तो अकर्मक में बनेगा, न तो इन दोनों में, किसी में नहीं। तो ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे कि मैं यस नहीं चाहता हूं, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? मैं यस नहीं चाहता हूं, इसका सही क्या होगा? मैं अपने चाहने की न चाहने की क्रिया से सबसे ज्यादा क्या नहीं चाहता हूं? तो यस। तो यही हो जाएगा कि अहम यशम न लिप्सामि, यही होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अहम यशम न लिप्सामि, या यशम को पहले कर दीजिए, यही आपका सही। क्योंकि अहम के साथ जैसे पठामी होता है, तो अहम के साथ लिप्सामि हो जाएगा। चाहने का लिप्सामि भी होता है। अगले में चले। अगला प्रश्न क्या है? करें कि महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता या अरण्य संहिता। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग जानते हैं कि महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। यह वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन की रचना होती है, तो आप लोग जानते भी हैं। तो इसके जो नाम है वो आपका क्या है? जय संहिता है। जय संहिता को ही महाभारत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। कौन है? जल्दी बताइए, जल्दी बताएं। वत्सराज उदयन का उल्लेख मिलता है। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत में उदयन राजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है? तो आप लोग से अगर पूछा जाए तो ये आप लोग जान लीजिएगा, उन्होंने प्रथम में ही दिया है। प्रथम में ही दिया है। किस में दिया है? प्रथम में। आई बात समझ में? और साहित्य दर्पण के नाम से ही प्रथम परिच्छेद में दिया गया है, तो इसीलिए आचार्य विश्वनाथ ने प्रथम में ही दिया था। अगला प्रश्न आप लोग देखें फटाफट। करें अति स्नेह पाप संकी, यह सूक्त किस ग्रंथ का है? अति स्नेह, तो आप लोग अगर पूछा जाए तो फटाफट आप लोग बता सकते हैं। अति स्नेह पाप संकी, ये दिया गया है आप लोगों का अभिज्ञान शाकुंतलम में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट प्रश्न सॉल्व कराएंगे। बहुत कुछ आप लोगों को। किरातार्जुनियम का प्रधान रस क्या है? तो किरातार्जुनियम का प्रधान रस अगर पूछेगा तो किरातार्जुनियम में वीर रस की प्रधानता है। प्रधान रस क्या है? वीर रस है। अगले में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? हरि वैकुंठम उपविशति और हरि ही वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसति, उपर्युक्त सभी शुद्ध हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग बताएं। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया है, इसके पहले मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ये जान लो। अगर गलती होगी तो गड़बड़ है। नहीं, सी नहीं होगा।
आप लोग बताएं मेरे दोस्तों, ये नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो ये सब सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा वस धातु के पहले उपसर्ग लगा है। ये आपको बना रहा है उपान्य ध्यांगवस, उपान्य फिर ध्यांगवस सूत्र से ये बना है। और ये भी आपका हरि वैकुंठम अनुबसति, ये आपका अधिसिंह शाम नहीं उसी से बैठा है। ये उपान्य ध्यांगवस से भी ये भी बैठा है। कौन सा सूत्र है? उपान्य ध्यांगवस, इसी से। और ये आपका सप्तमी विभक्ति लग गया है कि हरि वैकुंठे अधिवसति। ये दोनों ऊपर के उपान्य ध्यांगवस सूत्र से द्वितीय विभक्ति के हिसाब से कर्म क्रिया के आधार पर बने हैं। और ये हरि वैकुंठे ये सीधे आपका दे दिया गया है, अनुवाद कर दिया गया है। और यहाँ पर उपर्युक्त सभी शुद्ध है, तो ये वाला विकल्प सही होगा। सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनः पराजयते, अध्ययनाम पराजयते या अध्ययनस्य पराजयते। तो अगर ये आप लोगों से पूछेगा कि इसमें कौन सही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तुरंत आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताएं आप लोग भी। चलिए दोस्तों बताइए। अध्ययनात् पराजयते होता है, क्योंकि परापूर्वक जी धातु में से जब वो जा करके जुड़ता है तब पदान संज्ञा होती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा किससे हारता है? तो पराजयते, अध्ययनात् से, अध्ययन से वो पराजित हो जाता है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगले में चलते हैं। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो ये हम लोगों को बताना है, तो आप लोग जान लो। फटाफट मैं बता देता हूँ कि जो अक्षरों की बात कर रहे हैं इसमें अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? फिर उसके बाद आ गया है यहाँ पर आप लोग विजाति पद खोज दीजिए सभी लोग मिल करके। शयालक, ससर्प, जामाता, तनया। इसमें कह रहे हैं कि जो व्याकरण जो आप लोगों का विजाति पद है, इसमें आप लोगों का जो विजाति पद होगा वो ससर्प हो जाएगा। आई बात समझ में? ससर्प माने सरसों होता है, और शेष सभी जो विकल्प है वो परिवार के। शयालका माने शाला होता है, जमाता माने दामाद होता है, तनया माने बेटी होता है। तो ये शयालका है, शाला हो जाता है, जामाता माने दामाद होता है, तनया मानी बेटी। लेकिन ससर्प का मतलब होता है सरसों। संस्कृत में आप लोग जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? सरसों होता है। वो शयालका माने शाला, इसका मतलब दामाद, इसका मतलब बेटी। तो ये चीज आप लोगों को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे कि भाषा शिक्षण में सहायक है। देख रहे हैं अच्छे से है, उतना यही पे करें, सही है ना? जल्दी है? जी हाँ दोस्तों, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, जबरदस्ती आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं इतने अच्छे से, तो मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं बंद करूँ। और चलिए मैं साथ में लगा रहूँगा। और आप लोग देखिएगा, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो टेंशन हम ना करो थे, ठीक है? तो चलते हैं, जल्दी जल्दी हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। लाइक करते रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है? शेयर भी करते रहिएगा। पढ़ा करके फिर फटाफट चलते हैं। भाषा शिक्षण में सहायक है। भाषा की शुद्धता पर बल, व्याकरण के नियमों की जानकारी, गद्य शिक्षण या निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर भाषा की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कोई भी अगर भाषा है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा? तो ये चीज कह रहे हैं कि वहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण के भाषा शिक्षण में किसकी जानकारी दी जाती है? तो व्याकरण के नियमों की जानकारी दी जाती है। यही इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक, तो 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रहे हैं कि बालकों के अभिव्यंजना कौशल के विकास के लिए कौन सा उपाय सहायक नहीं होगा? चित्र, कुश्ती, कहानी, अभिनय। बालक के किसके लिए? अभिव्यंजना कौशल के विकास के लिए जो
कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोग जानते हैं क्रोंचे के अनुसार अंतः प्रज्ञा के क्षणों में आत्मा की सहजानुभूति अभिव्यंजना है। सहानुभूति जो होती है अभिव्यंजना होती है। इसीलिए आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा करके, कुश्ती नहीं होगा, चित्र भी हो सकता है और कहानी भी और अभिनय भी, ये सब हो सकते हैं, लेकिन कुश्ती आपका नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा कुश्ती हो जाएगा। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा में पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करोगे। संस्कृत भाषा में पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करोगे। पठित सामग्री पर प्रश्न बताएंगे, पठित सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद कह रहे कि पाठ्य पुस्तक से किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे या बच्चों से उच्च स्वर में बोल बोल कर पढ़ने के लिए बोलेंगे ताकि उच्चारण की जांच की जा सके। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि इसका जो सही और राइट आंसर होगा, ये आपका जो राइट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पठित सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्नों का हम लोग जो है प्रश्न पूछेंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग सभी लोग अगर बता देंगे तो बहुत बढ़िया है। करें कि स्वप्नवासुपदत्तम में कुल कितने अंक होते हैं। स्वप्नवासुपदत्तम, तो आप लोग कोई बता सकता है स्वप्नवासुपदत्तम किसकी रचना है। स्वप्नवासुपदत्तम किसकी रचना है। तो अगर आपसे ये भी पूछ ले तो ये स्वप्नवासुपदत्तम आपका भास की रचना है। किसकी रचना है। भास की रचना है। और इसमें आप लोग अगर नाटक की बात करेंगे तो इसमें आपके जो नाटक में कुल कितने अंक होते हैं, तो 6 अंक होते हैं। ठीक है, हाँ। और अगले में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। करें कि वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। वर्गों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, नासिका होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। वृद्धि संधि का विधायक सूत्र क्या है। तो वृद्धिरेच होता है। क्या होता है, वृद्धिरेच होता है। तो इसका ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर एंग पदांतादति, ये आपका पूर्व रूप का है विधायक सूत्र। एंग परिरूपम जो है ये आपका जो है आपका क्या है, पर रूप संधि का विधायक सूत्र है। और विधिरा दैच जो होता है ये गुण वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। ये वृद्धि संधि का सूत्र है, ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, ये आपका पररूप संधि का है और ये आपका परपूर्व रूप संधि का है। एंग पदांतादति। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि है। दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि है। तो दैत्य धन अरिह में दीर्घ संधि है और बनाएगा क्या, ये बनाएगा दैत्यारी। क्या बनाएगा, दैत्यारी बनाएगा। यही आपका हो जाएगा दैत्यारी ही। इसमें आपका क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। ठीक है, अगले में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है यथा रूपम में, उपमान कर्मधारय में, कि हरित्रातः में, कि बहुब्रीहि में। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसमें होगा कौन। तो फटाफट आप लोग बताएं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जिससे हम लोग समझ ले यथा रूपम में तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया है। और उसके बाद हरित्राता में तो कभी नहीं होगा, चतुर्थी तत्पुरुष होगा नहीं, बहुब्रीहि समास तो होगा ही नहीं। यहाँ पे त्रात माने डरा हुआ, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो बचा एक ही है और यही उपमान कर्मधारय जो समास होता है आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी में चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है होगा। अगले में चलेंगे। अक्षरा काढ़ा में तृतीया विभक्त हुई है। जो तृतीया विभक्त हुई है किस सूत्र से हुआ है। तो ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं फटाक से यहाँ पर। हाँ जी, अक्षरा काढ़ा में किससे हुए। तो इसका नाम है येनांग विकार से हो गया है। किसी हमारे शरीर में कोई भी अंग हो तो फिर फटाफट ये चीज हो सकता है। तो फटाफट हम लोग केवल पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलेंगे। जितना प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे उतना आप लोगों को आ जाएगा, जितने भी लोग हैं। कह रहे कि स्वप्नवासुपदत्तम में कुल कितने अंक है। तो ये तो मैंने बताया। अच्छा, नीचे चले आए थे क्या। देखिए, संबोधने च सूत्र किस विभक्ति से होती है। सप्तमी से, चतुर्थी से, द्वितीय से, प्रथमा से। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है संबोधने च सूत्र जो है ये किस विभक्ति से होती है। तो प्रथमा विभक्ति से होती है। उसके बाद रीते के योग में कौन सी विभक्ति आती है। रीते के योग में अगर आपसे पूछा जाए, जल्दी आप लोग बताएं। तो अगर आपसे पूछा जाए रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो रीते के योग में आपकी कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। ये भी सही है, पंचमी विभक्ति, ये भी आपका सही है। आज मैंने जबकि बताया था भी, जब आप लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, आज ही बताया था। ठीक है भैया,
अगला देखिएगा, काल्पनिक अभेद रूप होने पर अलंकार होता है। काल्पनिक अभेद होने पर जो अलंकार होगा वो कौन होगा? तो ये हम लोगों को सोच करके समझ करके बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप हो तो वहाँ पर कल्पित अभेद होता है, तो रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर पूछ रहे कौन सा अलंकार होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। अंतरांतरीण युक्त सूत्र है, अधिकरण कारक का, कर्म कारक का, अपादान कारक का, कर्ता कारक का, तो ये भी आपका होगा कर्म कारक का अंतरांतरीण युक्त तृतीय द्वितीय विभक्ति का सूत्र होता है। क्लियर हो गए? अगले में चलते हैं। अद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है लट लिट लुट लिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, ये आपके है तो नहीं लेकिन जान लो, ये आपके सिलेबस में है नहीं। इसका होता है लुट लकार होता है। क्या होता है? लुट लकार होता है। तो है तो नहीं लेकिन जान लो, हम लोगों को लुट लकार पढ़ाया जाता है जो भविष्यकाल की बात करता है। अगले में चलते हैं। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। जही जही हंति बध या हंसी। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ आपका होता है हन धातु का जो रूप होगा मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वो जही होता है। अगले में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग बताएंगे इक्षण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्रिन त्रिच यत शत्री। तो सभी लोग बता सकते हैं मेरे दोस्त, ये मैं आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी हूँ। यहाँ पर इक्षण में शत्री प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? अन अंति अत शेष बचता है। आई बात समझ में? क्या शेष बचता है? अन अंति अत शत्री प्रत्यय का। यहाँ पर कह रहे हैं कि रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य होगा। तो कर्म में समझते हैं, इधर देखिएगा, रामः अश्वम ग्रामम नयति, रामः अश्वम ग्रामम नीयते, रामेण अश्वम ग्रामम नीयते, रामेण ग्रामः अश्वम नीयते या रावण अश्वम ग्रामे नीयते। तो एक सही है जो है वो एकदम सीधा है। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो सीधे आ जाएगा। एक ही है सीधा जो अच्छा है, सभी चीज की व्याख्या करता है, उसका नाम है बी। रामेण अश्वम ग्रामम नीयते, यही आपका सही हो जाएगा। सी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, केवल बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करें कि सहसा विदधीत न क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा हठपूर्वक कार्य मत करो। और उसके बाद कह रहे हैं कि अचानक कार्य ना करो, और उसके बाद सहसा कार्य करने की आदत ना डालें, या हठात कार्य मत कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा अचानक कार्य न करें, ये आपका सही। सहसा विदधीत न क्रियाम, तो अचानक आप, सहसा माने एकाएक अचानक, तो वही तो शब्द दे रहा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो आप लोग जानते हैं गीत काव्य है, खंड काव्य है। मैं बताया हूँ, लिखाया भी हूँ, बताया भी हूँ। जब साहित्य में पढ़ा रहा था तो आप लोगों को, सभी लोगों को मैं बताया हूँ ये खंड काव्य है, या इसी को खंड काव्य भी बोला जाता है, या इसी को गीत काव्य भी बोला जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब चीज में अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? मुकुट का, नुपुर का, अंगुलीयक का कि हारक का? तो आप लोग बताएं जल्दी से, इसमें क्या होता है? अंगुलीयक का बोध होता है। किसका होता है? अंगुलीयक का। मुकुट, नुपुर और हार का प्रयोग नहीं होता है, केवल अंगुलीयक का प्रतीक होता है। अगले कारण के साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का क्या नाम है? साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का क्या नाम है? तो मैं बता देता हूं सभी लोगों को, प्रथम परिच्छेद का काव्य स्वरूप निरूपण है। क्या है? साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का क्या नाम है? तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा तो आप लोग जान लीजिएगा, प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन स्वरूप आदि का विवेचन होता है, और द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय होता है, और तृतीय में रसभाव होता है, चतुर्थ में काव्य भेद ध्वनि गुणी भूत व्यंग, पंचम में व्यंजनावृत्ति होती है, और षष्ठ में नाटक होता है, और सातवें में दोष होता है, और आठवें में गुण होता है, और नौवें में वैदर्भी आदि रीति का भाई प्रयोग होता है, और 10वें में परिच्छेद के शब्द अलंकारों और अर्थ अलंकारों का निरूपण किया जाता है। ये आपका प्रयोग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विधि रहो बलवा नीति में मति ही सूक्ति है। विधि रहो बलवा नीति में मति ही उत्तम रामचरितम की, किरातार्जुनीयम की, नीति शतकम की, और किसका होगा? तो यहाँ हम लोगों को समझना है कि जो पूछ रहे हैं कौन सी ये सूक्ति कहाँ है, बताइए
कौन सा कहाँ क्या है, तो ये आपका जो होगा वो नीति शतकम की है। किसकी है? नीति शतकम की है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न फटाफट देखें। नाट्य में कितने रस होते हैं? नाटक में बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। नाट्य शास्त्र में कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। अगले की तरफ का शुद्ध वाक्य बताइए। वर्षायाम न गंतव्यः, वर्षायाम न गंतव्यम, वर्षायाम न गमनीयम, वर्षासु न गंतव्यम। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि कौन सा शुद्ध है, तो वर्षासु न गंतव्यम। आई वर्षायाम का प्रयोग होने पर तीनों विकल्प शुद्ध रूप से नहीं है, इसलिए वर्षा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तो वर्षासु न गंतव्यम हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो शुद्ध रूप से है यही है, वर्षासु न गंतव्यम। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम रामचरितम नाटक का मंगलाचरणम किस छंद में है? तो उत्तम रामचरितम ये जो रचना है ये भवभूत की रचना है। किसकी है? उत्तम रामचरितम भवभूत की रचना है। और उत्तम रामचरितम नाटक का जो मंगलाचरण किस छंद में है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुष्टुप में। किस में होगा? अनुष्टुप में होगा। और जिसमें इसमें 84 श्लोक भी है। आई बात समझ में? और आप लोग भी जान लो कि उत्तम राम जो चरितम होता है इसमें सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग हुआ है। अगले में चलते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग जो है नहीं है बस, तो ये आपका जो 30 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी थी, हम लोग समाप्त कर चुके हैं। 90 प्रश्न थे। फटाफट जल्दी जल्दी किया जिससे खत्म होगा। हम तो सोचे जल्दी खत्म भी नहीं होगा। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा दोस्तों, आप लोग सब लोग जानते हैं। और आप लोग ठीक है, तो भैया ठीक है, एकदम कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को देखिए, कल मैं दिन में भी लाइव हो जाऊंगा, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं। तो आप लोग जो भी पढ़ना चाहें अगर उस तरह से, और आप लोग जो है कि कोई भी चीज़ जो न समझ में आए वो सब तो सॉन्ग तो गा ही देंगे यार। लेकिन आप लोगों को जो भी चीज़ न समझ में, हम और हमारी टीम मिल करके आप लोगों के हर तरीके से जो है कि सहयोग करेगी। और आप लोगों को कोई भी चीज़ की दिक्कत होगी तो देखिए ये फिर दे जाते हैं। आप लोग जो है हर तरीके से ये नंबर है, आप लोग इस पे जो है कॉल करके हर एक समस्या की जानकारी आप लोग कर सकते हैं। 9616 3 गोला 146 क्या क्या है 9616000146। ये आप लोग इस पे कॉल करके, ये मेरा नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन समय बचा है, तो आप लोग इधर उधर कुछ भी जो है कि दिक्कत में नहीं रहिएगा। फटाफट कोई भी चीज़ हो, दिक्कत हो। अच्छा, गाना सुना है कि तब तो है सबके धातु रूप और कारक विभक्ति राजू बता दिए है। भैया जमीन पर जॉब करते हैं और जी गाना सुनाए कि चले। नाम नहीं लिखे हैं, ये मेरा नंबर मैंने लिखा है, ये मेरा नंबर है। मेरा नाम है संजीव। क्या नाम है? और उसके बाद आप लोग देखिएगा, मैं 69,000 में हूँ। और आप लोग भी ये इसमें जो भी वैकेंसी आएगी उसमें अपना नाम शेयर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए। अच्छा, गाना सुना दे। गाना बिना सुने नहीं जाओगे। कौन सा गाना सुनाए इनको, बोलो। है हम, अरे बहुत अच्छी बात है। 69,000 में मेरा 108 नंबर है। आप लोग भी आगे बढ़ते रहिए, जितने भी लोग हैं 69,000 में जितने भी लोग हैं मेहनत करिएगा। वो तो मान लो हम लोग 108 नंबर है मेरा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग भी थैंक यू। वारे दोस्तों 110 नंबर, तब तो आप लोग हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, गाना ही नहीं आता है। अच्छा, हम तो तेरे आशिक है। चलिए,
हम तो तेरे आशिक सदियों पुराने। देखिए राग नहीं बैठता है फिर भी मैं गाने की कोशिश। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। ये देखिए मेरा राग नहीं बैठता, जबरदस्ती में गाता हूँ। भोजपुरी में कोई आता नहीं यार। भोजपुरी में कई गाना आता है हमको कि हित परित हिताई मिताई, साथ छोड़ देला सब समय होला कमजोर ते हर कोई साथ छोड़ देला। नहीं गाना नहीं गाते इन लोगों के लिए। ये लोग जानते हैं कि मेरा राग नहीं बैठता, लेकिन बेईमानों, ये सब बेईमान है ना, बेईमान मुझे छोड़ते नहीं। ये सब चाहते हैं कि मैं गाऊं और हमारा सुन को ही बैठ कर रजाई में हंसाई। बेईमानों। हाँ हाँ हाँ, हम ओबीसी में, हमारा तो पक्का है। तो पक्का तो बटबाई किया, इतना मेहनत करे बिना पक्का भी दिया को भैया। लाइक कह दे, शेयर कह दे, बिहान फिर मिलब तब यही गाना गाएंगे कि लड़का कमाल रे की। अब आगे आप लोग समझ लो। हाँ और पढ़ाई है रत पूरा रत जगह ही करबा। चला सोइया बिहान सवेरे पढ़िए, सो इतना है रंग। देखो ये आप लोग को ये जो 69,000 है, ये पक्का आप अप्रैल तक जितने भी 69,000 के हैं सब लोग स्कूल में मुलाकात करेंगे सभी लोग। अरे भैया एकदम मदद कर दे भैया, काहे नहीं करेंगे। पढ़ावत है ते में पूछे वाली कौन बात, रोए अलगन बात। डायरेक्ट आप लोग बात करिए, कोई भी चीज की दिक्कत होगी बताइए भैया। अरे चाहे जवन मेरिट जाए कुल सही हो जाए भैया, जब इतना नंबर लग आई तो अपने सब भी नौकरी पावे भी। थैंक यू। चलिए दोस्तों, और जो भी होगा कल मुलाकात फिर करते हैं आप लोग। हाँ अब जा रहे हैं सोने ही ना, रतिये में फोन कई कई जो ने परेशान कर दी, परेशान जिनकी है ना मरबो करब सबका हम। बाय भैया, बाय आप सभी लोगों को।